जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 19 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, फटाक से वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा। और जो आज नए पहली बार जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर करते हैं। यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चैनल को फॉलो कर लो और रेगुलर बेसिस पर जो मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं वो कवर करते चलो। इसके अलावा यूपीपीसीएस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करो। बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल तक की पूरी करवाई जाती है। तो ये दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करिए और यूपीपीसीएस में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के ये पूरे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, संसदीय विशेष अधिकार का। तो देखो क्या होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, हमारे जो सांसद जो होते हैं, एमपीज जो होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में है और ये टॉपिक अक्सर बीच बीच में 2-3-4 महीने में न्यूज में आता रहता है, तो इसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस ये क्या है? ये दीज आर फॉर्मल एलिगेशन मेड अगेंस्ट इंडिविजुअल who undermine the rights and immunities of parliamentarians or the collective body of a legislative house। तो विशेष अधिकार हनन नोटिस उन व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए औपचारिक आरोप हैं जो सांसदों या विधायी सदन के सामूहिक निकाय के अधिकारों और प्रतिरक्षा को कमजोर करते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो आप लिख लो और देखो, पेन और पेपर लेकर बैठो, जो चीज बताऊंगा सिर्फ वही चीज लिखनी है, सब चीज नहीं लिखनी है। ये देखो, ये डेफिनेशन है एक प्रकार से कि आप ये कब नोटिस जो है वो जारी किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ब्रीच का, कि विशेष अधिकार के हनन का। तो ये पूरी डेफिनेशन इसकी है। इसमें आपको क्या चीज समझ में आई? तो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो देखो, जो कुछ विशेष अधिकार, जो स्पेशल पावर्स या स्पेशल राइट्स कहो, या फिर आप कह सकते हो स्पेशल इम्यूनिटीज जो दी जाती है हमारे एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या सांसदों को, तो उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और ये कार्रवाई करेगी कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी या हाई कोर्ट करेगी या उसके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इन तीनों में से कोई नहीं, कार्रवाई करती है पार्लियामेंट खुद। तो जब भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हनन होता है या पार्लियामेंट के स्पेशल प्रिविलेजेस का, तब उस दौरान हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट कार्रवाई करती है और जो भी व्यक्ति इसका हनन करता है उसके पास एक नोटिस भेजा जाता है, समन नोटिस, कि पार्लियामेंट के सामने आप आए और बताएं कि आप जो है आपने क्यों ये स्पेशल जो राइट्स, स्पेशल जो अधिकार दिए गए हैं इस फलाना सांसद को, उसका क्यों आपने उल्लंघन किया। यहां तक बात आपके सामने आई। तो रिसेंटली इस प्रकार का नोटिस जो है वो जारी किया गया है अगेंस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क जो है वो दिया है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए। तो अब देखो, ये न्यूज जो है वो, ये वाली चीज तो हमारे लिए काम की नहीं, नोटिस ऐसे जारी होते रहते हैं, बट आपको ये समझना जरूरी है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो है क्या? विशेष अधिकार का उल्लंघन। तो इसका नोटिस तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया। अब जैसे कुछ पर्टिकुलर अधिकार जो है वो दिए जाते हैं और इसमें अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। अब किस प्रकार के अधिकार होते हैं, तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इसमें शायद डिटेल में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जो एमपीज होते हैं, अगर वो कोई भी चीज बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको पत्थर की लकीर जो है वो ना माना जाए। एक तो ये अधिकार हमें देखने को मिलता है, मतलब कि अगर उन्होंने कोई चीज बोला पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि उसको फैक्ट्स और फिगर्स बना के जो है आप उसको उनके अगेंस्ट जो है वो यूज करो, ये नहीं। और उनके दिए गए भाषण जो है वो भी कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो ऐसी चीजें हैं, राइट। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो कार्य कर सकें, तो ऐसा कहा गया है। ऐसे कुछ स्पेशल पावर्स पार्लियामेंट ने स्वयं अपने मेंबर्स को जो है वो दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है।
इसमें अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट जो है वो कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है, ये नोटिस जो है वो जारी करके। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, यानी कि आपने जो है वो सदन की जो है वो अवमानना जो है वो करी, राइट। इसके अलावा इसमें हम लोग को और भी काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे कि हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आपने पार्लियामेंट जो है वो जो भी प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट के अंदर चलती है, प्रोसीजर या रूल चलता है, उसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हो किसी भी तरीके से, या बाधा जो है वो डाल रहे हो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के ऊपर किसी भी प्रकार से, राइट, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है उसके ऊपर किसी भी तरीके से प्रेशर क्रिएट करके, राइट। तो पावर जो होती है पार्लियामेंट की, अगर बात करें हम लोग, हर एक हाउस जो हम लोग को पार्लियामेंट का देखने को मिलता है, जो प्रत्येक सदन जो है पार्लियामेंट का है, तो उसको एक अलग पावर जो है वो दी गई है, राइट। पनिशमेंट जो है इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि फटकार लगा दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, या गंभीर मामलों में कई बार जेल भी कर दिया जाता है, कई बार उनको जो है, यानी कि अगर कोई एमपी ही है तो उसका निलंबन जो है वो कर दिया जाता है, सस्पेंड जो है वो कर दिया जाता है, राइट। और अपराधियों का निष्कासन शामिल जो है वो इसके अंदर हो सकता है, एक्सपल्जन जो है वो हो सकता है ऑफेंडर का, कि भाई उसको जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो हटा दिया जाएगा, या जिस भी डिपार्टमेंट में वो है तो उनसे उनको हटा दिया जाएगा, राइट। हाउस जो है वो ऑप्ट कर सकती है पूरे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब ये बोल सकती है कि हाँ भाई आप एक काम करो, सामने आके सॉरी बोलो। तो वो सब चीजें हैं, और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर। बट हाँ, अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई इसमें कार्रवाई जो है वो कौन करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट स्वयं जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन में जो है वो कार्रवाई करती है। विशेष अधिकार के हनन वाले जो मामले होते हैं उसमें पार्लियामेंट सांसद जो है वो स्वयं जो है वो कार्रवाई करती है, बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रोसीजर क्या होती है, पहले जो है वो कंप्लेन उठाई जाती है, मेंबर जो होते हैं वो बोल सकते हैं कि भैया मेरे अधिकारों का जो है वो हनन हुआ, और किसको बोलेंगे, स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। फिर इसके अलावा जो पूरा सदन है, हाउस जो है, वो बेसिकली निर्धारित करता है कि मैटर जो है वो वाकई में क्या, जो विशेष अधिकार के हनन का है कि नहीं, राइट, मतलब ये प्रिविलेजेस के ब्रीच का है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि कमेटी जो होती है प्रिविलेजेस की, वो पूरे मामले की जो है वो जांच करती है, फिर हाउस के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगर कोई ऐसा केस सामने आता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे हाउस का वो भी इन्वॉल्व है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उस हाउस के, वो पूरे मैटर को जो है फिर उस तरीके से देखते हैं। फिर इसके अंदर कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है पार्लियामेंट की अथॉरिटी, राइट, कि टू एडजुडिकेट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब कि कोर्ट भी बोलती है कि हाँ भाई पार्लियामेंट खुद स्वयं अपनी तरीके से अपने मामले जो है वो देखे उल्लंघन के। देखो लिखा है, अदालतें विशेष अधिकार के उल्लंघन पर निर्णय देने के संसद के अधिकार को मान्यता देती है, मतलब निर्णय जो देगा वो सांसद देगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, पार्लियामेंट खुद जो है उस पर डिसीजन लेती है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो लिखे हुए हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को जो है वो निपटारा जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से रिलेटेड मामले को। अब ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है ये मामला सामने नजर आता है, राइट। नोटिस जो है वो अभी जारी हो, अब देखते हैं आगे चल के जो क्या होता है। हालांकि ये वाली चीज अभी के लिए आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज जो है वो आपको समझना था कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो होता क्या है, विशेष अधिकार का हनन क्या होता है, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम न्यायालय से रिलेटेड। नाम से समझ में आ रहा, ग्राम मतलब कि गांव, न्यायालय तो आप जानते ही हैं, राइट। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिसेंटली जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो मांगी है राज्यों से और हाई कोर्ट से, कि किस प्रकार से ग्राम न्यायालय को आप लोग स्टैब्लिश कर रहे हो और किस प्रकार से वो कार्य कर रही हैं। तो ग्राम न्यायालय यानी कि विलेज की कोर्ट, गांव का न्यायालय, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखो गांव क्षेत्र में लोगों को जो है वो दूर दराज के एरियाज पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दूर एरियाज पे जाने की मतलब आवश्यकता ना पड़े, गांव में ही उनके जो छोटे मोटे मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो सके। अब कंसेप्ट जो है ग्राम न्यायालय का कहां से लाया गया, तो इसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो प्रपोज किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑब्वियस ही बात है कि गांव क्षेत्र में लोगों को जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कराना। और आर्टिकल 39A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके बारे में जो है वो जिक्र है। और ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो 2008 का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके थ्रू ये सब कोर्ट जो है वो गांव के स्तर पर जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। बहुत सिंपल सी चीज, तो हर एक पंचायत के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाए, ये लिख लो आप। ग्राम न्यायालय के की मुख्य विशेषताएं ये लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम न्यायालय की मुख्य विशेषताएं। अब ग्राम न्यायालय क्या होता है वो तो आपको नाम से समझ में आ गया, तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आप लिखेंगे सेटअप फॉर एवरी पंचायत, प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित
नेक्स्ट, इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको न्यायाधिकारी कहा जाएगा, न्यायाधिकारी, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये पूरा लिख लेना। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा पीठासीन अधिकारी को। और इसमें ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है। क्रिमिनल प्लस सिविल केस, ये दोनों लिख लो, क्रिमिनल प्लस सिविल केस, आपराधिक प्लस सिविल मुकदमे, मतलब यानी कि ये कोर्ट के अंदर आपराधिक और सिविल मुकदमे या दीवानी मुकदमे दोनों जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन है प्ली के लिए यानी कि पेटिशन के लिए, दलील की सुनवाई का विकल्प भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। अब समाधान के लिए, मध्यस्थता के लिए, एक प्रकार से डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मध्यस्थता का एक काम करेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, अब लिख देना 18 लाख पर न्यायालय, यानी कि एक न्यायालय को बनाने के लिए बजट 18 लाख रखा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट डैश 50%, ब्रैकेट में फर्स्ट 3 इयर्स, न्यायालय खुलने के पहले 3 साल तक इसमें जो भी खर्चा होगा उसका 50% केंद्र सरकार जो है वो उठाएगी। ये स्कीम जो है वो 2026 तक है ग्राम न्यायालय को बनाने की, और इसमें बजट जो है वो टोटल 50 करोड़ रुपए का लगाने की बात की गई है। अब इसमें काफी सारी परेशानियां आ रही है। एक तो देखो यार, बजट हो गया, प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बट इसको बनाया नहीं जा रहा, इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत ज्यादा स्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरा, ट्राइबल एरियाज में आप ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश ही नहीं कर रहे हो। दूसरा, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट के साथ ये ओवरलैप जो है वो कर रहा है, जैसे कि फैमिली कोर्ट होती है, लेबर कोर्ट होती है, तो उसकी जगह पर ग्राम न्यायालय जब आ जाएगा तो एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड, राइट, और प्रॉपर फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडिया के इनिशिएटिव्स भी है काफी सारे, जैसे इंडिया में आप जानते हो कितने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, राइट। तो ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, राइट, उससे मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। टेली लॉ प्रोग्राम, वही सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉयर्स वगैरह से कंसल्टेशन कराओ गांव के लोगों का, जैसे कि गांव के लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता ना पड़े। वर्चुअल कोर्ट जो है वो बनाओ, राइट, अपॉइंटमेंट्स बढ़ाओ जजेस के, राइट, कानूनी सुधार जो है वो करो, लोक अदालत पर जो है फोकस करो। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, बस यही चीज है उसके जिसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो आपको मेनली फीचर्स ध्यान में रखने थे कि ग्राम न्यायालय के जो है वो क्या फीचर्स हैं, बस। आगे की चर्चा करें। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने जो है वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन के बारे में बात करी है महाराष्ट्र के कोयना में। डीप ड्रिलिंग मिशन, नाम समझ में आ रहा है, डीप ड्रिलिंग मिशन, क्या समझ में आ रहा है आपके? ड्रिलिंग, अपन ड्रिल करते हैं ना, तो धरती के नीचे जो है वो डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहां पर धरती के क्रस्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि धरती के अंदर जो हम लोग को क्रस्ट वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपरी परत धरती की, तो उसके 6 किलोमीटर ड्रिल जो है वो किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव जो है वो बोर होल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी महाराष्ट्र के अंदर जो है उसका ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बस ये देखो, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो क्रस्ट से 6 किलोमीटर तक जो है वो ड्रिल करने का एक मिशन है, डीप ड्रिलिंग मिशन। अब ड्रिल से क्या क्या फायदे होते हैं, तो ज्योग्राफी में आपने जो पढ़ा होगा, अंदर कौन से मिनरल्स है उसकी हमें जानकारी मिलती है, धरती किस प्रकार से, धरती का इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड बना, धरती बनी, तो उसकी एक जानकारी जो है वो मिलना शुरू होती है, राइट। तो अब कोयना ही क्यों कोयना में ही क्यों खुदाई सही हम लोग को देखने को मिल रही थी? तो देखो, कोयना के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते थे कि अर्थक्वेक्स होते थे, राइट, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के कारण, जैसे कोयना डैम जो बनाया गया 1962 में, उसके कारण यहाँ पर फॉल्ट जोन्स हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको स्टडी करके जो है वो धरती की पास्ट के बारे में पता लगता है, धरती के स्ट्रक्चर के बारे में पता लग सकता है, राइट। और कोई और सेस्मिक सोर्सेज इसके अलावा हम लोग को नहीं देखने को मिला 50 किलोमीटर के रेडियस में, इसलिए ये बेटर प्लेस जो है वो लगी साइंटिस्ट रिसर्चर को कि यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा। तो ये साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बोरवेल करना है धरती के
जो ऊपरी परत हम लोग को देखने को मिलती है उसके नीचे जो है वो खुदाई करनी है गहराई तक, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्टोनिक की स्टडी करना, अर्थक्वेक मैकेनिज्म की स्टडी करना, जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल और भी काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, तो रोटरी ड्रिलिंग और परक्यूशन ड्रिलिंग। तो ये लिख लो यार, ये दो चीजें लिख लो, रोटरी ड्रिलिंग और परकशन ड्रिलिंग। ये दो टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब इसमें पत्थरों को काटने के लिए देखो स्टील के रॉड का इस्तेमाल जो है वो किया गया है कि पत्थर को काटे। अब ड्रिलिंग में पत्थर तो ही कटते हैं, और प्रीकशन के अंदर इसके अंदर हाई प्रेशर एयर का इन्वॉल्व किया जाता है। हैमर्स को जो है पावर, हथौड़े को जो है पावर करने के लिए हाई प्रेशर के थ्रू जो है वो हाई एयर प्रेशर के थ्रू काम हो रहा है पूरी तरह से। तो ये बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना बिल्कुल कठोर, उसको तोड़ने के लिए, उसके क्रैक लाने के लिए इसमें प्रीकशन ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। यानी कि बीच में अगर ये जो स्टील की रॉड जो है जो पत्थर को चीरती हुई काटती हुई जाएगी, वो अगर कहीं पर अटक जाती है तो उस दौरान प्रीकशन ड्रिलिंग ड्रिलिंग जो है वो हेल्प करेगी, उसको तोड़कर उसमें क्रैक करके फिर उसके बाद फिर ये अपना काम रोटरी ड्रिलिंग जो है अपना काम कंटिन्यू रखेगी। फिर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और जियोफिजिकल सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो जो है वो बढ़ाया जाएगा, सैंपल्स जो है वो निकाले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। और भी कुछ मेथड्स होते हैं धरती के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, यानी कि धरती के अंदर क्या है उसको स्टडी करने के लिए, जैसे सेस्मिक वेव्स हम लोग को देखने को होती है। ये सब देखो ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक हैं, भूकंपीय तरंगे, क्योंकि भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, राइट, ज्वालामुखी वॉल्केनो के बारे में, ये सब चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, राइट। ये तो आपके टॉपिक्स में, सिलेबस में है। और ये जीएस के टॉपिक्स, और जीएस की मैंने आपको हमेशा बोला अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो किसी के गाइडेंस में अच्छे से रहकर जो है वो करो, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रिपरेशन। तो सिस्मिक वेव्स, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स, इनका उपयोग करके हीट फ्लो मेजरमेंट के थ्रू, मीटेरॉइड कंपोजिशन, क्या होता है भाई ये उल्का पिंड मीटेरॉइड, जो धरती पर आकर जो है वो गिरते हैं, बड़े बड़े एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड मुझे बताओ कि एस्टेरॉइड का जो जैसे कि धरती में, धरती के नजदीक से एस्टेरॉइड जो है वो होकर निकलते हैं, तो किन प्लैनेट्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये एस्टेरॉइड की बेल्ट है। एक बोला जाता है कि एक बेल्ट है एस्टेरॉइड की, कि जिसके बीच में एस्टेरॉइड जो है वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो मुझे बताओ किन दो प्लैनेट्स के बीच से होकर जो है वो गुजरती है एस्टेरॉइड बेल्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इन दो प्लैनेट्स के बीच में ही क्यों, और दूसरी जगह क्यों नहीं, क्योंकि दो प्लैनेट्स के बीच से ही होकर ये पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो ऑर्बिट यानी कि चक्कर लगाती है, राइट। यानी कि जैसे ये मान के चलो कि ये एक प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, इसके बीच में से जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट ऐसे निकलेगी, और यहाँ पर दूसरे दूसरे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, बट यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है कि दो प्लैनेट्स के बीच में से ही एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो होकर गुजरती है, बनती है। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि इन दो प्लैनेट्स के बीच में से ही क्यों, राइट, और दूसरे प्लैनेट्स को क्यों टारगेट नहीं किया गया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, क्योंकि जनरल स्टडीज के ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसकी एक अच्छी पकड़, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब ग्लोबल डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हम लोग को देखो 1960s में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी को स्टडी करने के लिए। कोला सुपर डीप बोर होल रशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिला, 12,262 मीटर तक ये पहुंच गया था। चाइना के अंदर भी डीप होल प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 मीटर का हम लोग को देखने को मिला, और डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर कोयना का डीप ड्रिलिंग मिशन जो है उसमें मैंने आपको बता दिया 6 किलोमीटर वाला एरिया आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर की डेप्थ पर जो है पानी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और कुछ खास नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। चैलेंजेस जो है वो हम लोग को यही देखने को मिल रहा है, एक लिमिटेशन हम लोग को लोड कैपेसिटी का जो है वो देखने को मिल रहा है डीप ड्रिलिंग के लिए। ड्रिलिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीचे जो है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक अंदाजे से ही पूरी चीजें जो है वो की जाती है, ड्रिलिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना हैवी रॉक कोर जो है उसको लिफ्ट करना, ये बड़ा डिफिकल्ट वाला काम है, यानी कि टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन है मेनली हमारे पास। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर है, कि अगर डीप ड्रिलिंग में टेक्नोलॉजी फेल होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बस हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है अभी, ये भी एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो आज की डेट में डिजिटलाइजेशन को बूस्ट करने पर सबसे ज्यादा फोकस है,
और G20 टास्क फोर्स जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसने एक्नॉलेज किया है, इसने बोला है, स्वीकारा है कि इंडिया का एक लीडरशिप रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो डिजिटल सोल्यूशन जो है वो मतलब पूरे दुनिया भर में फैलाने पर भी और प्रमोट करने पर भी जो है वो काम कर रही है, राइट। स्पेशली ग्लोबल साउथ वाले एरिया में इंडिया लीड कर रही है और आपको पता है कि हम लोग डिजिटल डिवाइड पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया की डिजिटल ये जो हम लोग को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डीपीआई की लीडरशिप है वो किस प्रकार की है। तो अब देखो, इसके अलावा इंडिया जो है वो डिजिटल सोल्यूशन पर काम तो कर ही रही है और भी दूसरी कंट्रीज को रीच आउट करने के लिए, राइट। ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ वाले एरिया में। तो ये सब बातें जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। यस, इंडिया जो है वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, यानी कि वैश्विक जिम्मेदारी समझती है कि हाँ भाई, हम और हमारी, और ये हमेशा से है कि हमने हमेशा अपनी आसपास की कंट्रीज को और जो बेसिकली हमसे जो छोटे देश हम लोग को देखने को मिलते हैं आर्थिक तौर पर, तो उनकी हमेशा हमने हेल्प करने पर ही फोकस किया है, राइट। उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के ऊपर ही फोकस किया है। तो ये बस ये वाला पॉइंट बस ध्यान में रखो कि हाँ भाई, इंडिया जो है वो हमेशा मदद जो है वो करती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑल्सो, उसमें भी इंडिया जो है वो मदद करने पर फोकस कर रही है। फिर यूपीआई, आप जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आज की डेट में यूपीआई एक्टिवेटेड है। आप लोग जो है वो यूपीआई का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है वो उसने यूपीआई ग्लोबलाइजेशन जो है 80 कंट्रीज तक जो है वो रीच आउट कर लिया है, राइट। तो ये भी देखो आप, कितनी बढ़िया बात है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। बट हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब भी लिखो आप एथिकल प्रैक्टिस जरूर इसके अंदर शामिल करिएगा क्योंकि भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नैतिकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है फ्यूचर के लिए। सो इंटीग्रेट करो एआई को डीपीआई के साथ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एआई मॉडल्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें, नई नई चीजें जो है वो ला सकता है, नए नए आविष्कार, नए नए डिस्कवरीज, इनोवेशंस, ये सब इसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब एथिकल है, देखो जो मैं कह ही रहा था वो यहाँ पर लिखा भी हो आप लोगों के लिए, राइट। प्रिवेसी को जो है वो ध्यान में रखना है भाई, गोपनीयता, क्योंकि एआई बहुत बुरी तरह से कबाड़ा भी कर सकता है, इसका गलत उपयोग देखो आज की डेट में हो ही रहा है। आपने देखा होगा, उड़ता ही फिरूं, बताओ मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ये कुछ रील्स थी है, अक्सर नहीं आती, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में मैं कहीं, ऐसा करके कुछ रील सुनी होगी आपने किसी की आवाज में। बताओ जरा कौन है वो, किसकी आवाज में आपने ये रील सुनी है, राइट। तो आप सोचो आप कि वो आवाज बदलने का भी बहुत अच्छे से काम करता है और आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह यार, ये तो वाकई में जो है वो ये फलाना व्यक्ति बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। एआई जो है वो किसी की भी आवाज को कॉपी जो है वो करवा सकता है। सोचिए आप कितना डेंजरस है ये। फ्रॉड के मामले में, किसी को थ्रेट करने के मामले में, पैनिक क्रिएट करने के मामले में, है ना, पब्लिक के बीच में गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के मामले में, बहुत सारे इसके नुकसान हम लोग को देखने को मिल सकते हैं कि जो कि आपको ऑलरेडी पता भी, और हम पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये लिखने की आपको जो है आवश्यकता नहीं, आप जानते हो यार, डिजिटल सिस्टम, राइट, ओपन स्टैंडर्ड्स के साथ जिसका सभी लोग उपयोग कर सकें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे जैसे कि सिंपल शब्दों में और मैं आपको समझाऊं तो कई केस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अ, अ, जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट, और जो लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, कई बार ऐसे ओपन सोर्सेस टूल्स रहते हैं। मतलब आप सिर्फ डायरेक्टली वहां पर जाओगे, आप कोडिंग कॉपी करोगे और अपने में जो है वो पेस्ट कर लोगे, मतलब आपको जीरो से कोडिंग नहीं करनी है। मतलब किसी ने बना दिया और पब्लिक डोमेन में जो है वो डाल दिया, एनीवन कैन यूज इट। अरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इसका वो है बिटकॉइन, इसका एग्जांपल कि कोई भी इसका उपयोग जो है वो कर सकता है। यस, तो वाली चीज यानी कि पब्लिकली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो कि सभी लोग इसका उपयोग कर सकें, सभी डेवलपर्स इसका उपयोग करके एक नए नए इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो ला सकें और डिजिटलाइजेशन को बढ़ा सकें। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। फिर कंपोनेंट इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सभी करें, गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, किसी ना किसी का शासन, क्योंकि कोई अगर इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रखेगा तो इलीगल एक्टिविटीज भी इसमें बढ़ सकती हैं, राइट। फिर कम्युनिटी आपस में मिलकर नए नए इनोवेटिव चीजें जो है वो बनाई जाए, तैयार की जाए जनहित के लिए, राइट। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। यूपीआई ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड टॉपिक है यार। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बुरी तरह से अटैक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जम्मू के अंदर, राइट। मिड 2021 में भी देखने को मिला, अभी रिसेंटली भी हम लोग को देखने को मिला। आर्मी व्हीकल का जो आपको मुद्दा जो है वो पता ही है, जो कथुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। तो यहाँ पर बड़ी स्थिति जो है वो खराब रहती है, और क्या कारण है अब ये लिख लो आप। रीजन फॉर द राइज इन मिलिटेंसी इन जम्मू, जम्मू में आतंकवाद बढ़ने की
बढ़ने के संभावित कारण, ये लिखना आपको जरूरी है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहली चीज तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, रणनीतिक बदलाव, ये लिखो आप, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। कश्मीर में शून्य आतंक नीति के अनुसरण के बाद से आतंकवादियों को जम्मू में अपनी पैठ बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब कश्मीर में जो है वो हम लोग को देखने को लगा कि जीरो टेरर पॉलिसी जब लाई गई कि भाई टेररिस्ट को, टेररिज्म को या टेररिस्ट को हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कश्मीर में, तो ये जो टेररिस्ट थे वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए। पहला पॉइंट। 2020 में जम्मू में कथित कम उग्रवाद के कारण लद्दाख से सेना का आवागमन हुआ था, जिससे संभवतः आतंकवादियों को स्थानांतरित होने की प्रेरणा जो है वो मिल गई। तो देखो, हमें देखने को मिला था कि जम्मू के अंदर मिलिटेंसी ज्यादा थी नहीं, तो वहां से फोर्सेस को हटाया गया। फोर्सेस को हटाया गया जैसे ही, यानी कि शिफ्ट किया गया, तो टेररिस्ट ने सोचा कि वहां पर फोर्सेस कम है तो वहां पर हम ज्यादा उत्पात मचा पाएंगे, तो ये इसलिए जम्मू के अंदर शिफ्ट हो गए। तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के कारण जम्मू में जो है वो मिलिटेंसी बढ़ गई। पहला पॉइंट। दूसरा, जम्मू का सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जम्मू की भी हम लोग को देखने को मिलती है। जम्मू जो है वो एक इंपॉर्टेंट गेटवे है, राइट, रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए, राइट। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट, जहां पर ज्यादातर लोग आते हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर इस प्रकार से ज्यादातर लोग आएंगे तो वहां पर डर क्रिएट करना जो है वो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जगह जगह तक, कोने कोने तक फैलेगा। नेक्स्ट, एलओसी के नजदीक हम लोग को देखने को मिलता है, जो मिलिटेंट्स को जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक्सेस जो है वो इजीली प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको सपोर्ट करता ही है। ये एक बड़ी इशू हम लोग को देखने को मिलती है। कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और कम डेवलपमेंट के कारण जम्मू एरियाज में, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक अच्छा, मतलब लोकल युवाओं को जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा रिक्रूट कर लिया जाता है। अब देखो, जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं है, जिस क्षेत्र में कमाई नहीं है, तो ये मिलिटेंट्स लोग वहां पर जो है वो जाकर, ये आतंकवादी वहां पर जाकर जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको उकसाते हैं कि ये तुम्हें क्या मिला है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, आओ। ब्रेन वॉश करते हैं, राइट। ऐसी हरकतें हम लोग को देखने को मिलती हैं। फिर वहां पर कम्युनिटीज है वो ज्यादातर पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कम्युनिटी जो है वो फिर टेररिस्ट का जो है वो सपोर्ट जो है वो करने लगती है, उनको पनाह देने लगती है, या डर के मारे भी पनाह देने लगती है, वो भी एक इशू है। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी भी हम लोग को उस क्षेत्र में जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। ये तो हमारा टेक्नोलॉजिकल गैप है वैसे, अगर कहा जाए तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते जम्मू के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि अचानक से ये टेररिज्म की एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। फिर अब इसकी देखो हिस्टोरिकल रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। अब वही पॉलिटिकल रीजन एक हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज का देखने को मिलता है। ट्रस्ट जो है वो कमजोर होना शुरू हो गया लोगों का फोर्सेस पर। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान ने पैसा फेंकना शुरू किया इस जगह पे। वही मैंने आपको बताया ना कि लोकल लोगों को टारगेट करना जो है वो शुरू किया। नए नए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना शुरू किए, जैसे लश्कर ए तैयबा, जाइश ए मोहम्मद, राइट। फिर इसके अलावा 1987 के इलेक्शन की कंट्रोवर्सी हम लोग को एक देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। रेडिकलाइजेशन, स्पेशली रिलीजन के मामले में लोग एक दूसरे से जो है वो अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। गन कल्चर को बढ़ावा वहां पर दिया जा रहा है कि जेब में बंदूक रखोगे तो शहंशाह कहलाओगे। ये कौन सी बात हुई भाई? तो ऐसी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब चैलेंजेस ये है, एक तो जोग्राफिकल एरिया वहां का काफी मतलब जोग्राफिकल टेरेन जो है वो काफी खराब है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, स्पेशली सर्विलांस में, निगरानी रखने में। लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना भी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि उआपा को इम्प्लीमेंट करो, राइट। और थोड़ा सा लीगल तरीके से जो है वो, स्ट्रिक्ट तरीके से लोगों को जो है वो बताओ कि अगर लोग जो है वो अगर टेररिज्म का सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है होगी, और उनको समझाओ, अवेयर करो कि भाई ये चीज गलत है। कम्युनिटी को एंगेज करो, उनको अवेयर करके, उनको एजुकेट करके, राइट। फिर काफी सारे, अब जैसे कि हम लोग को देखने को होता है कि पार्टनरशिप करो दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे कि ये इस क्षेत्र में टेररिज्म को जो है वो के अगेंस्ट है वो दूसरी कंट्रीज भी बोले, इसको इंटरनेशनल मुद्दा जो है बनाया जाए। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन है पॉलिटी का, इमरजेंसी से रिलेटेड। अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना है ही आपको। तो आज ही पढ़ लेना आर्टिकल 352, आर्टिकल 354, आर्टिकल 358 के बारे में। 361 भी पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर लिखकर बताओ। अच्छा, इसका मैं बताता हूं आपको, चलो। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956,
ये बेसिकली हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट के ऊपर लागू होता है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, आपको पता है कि बच्चों के अडॉप्शन के लिए अथॉरिटी है कारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो है वो डील करता है। अब ऑब्वियसली जुवेनाइल जस्टिस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो बच्चे जो होते हैं मतलब किसी क्राइम में जो है वो आ जाते हैं तो जे कानून के तहत जो है वो उनको जो है वो सुधार गृह में जो है वो रखा जाता है। सुधार बाल गृह बोलते हैं ना शायद, तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और ट्राई करिए इस टॉपिक का आंसर जो है वो देने की 150 वर्ड्स में। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे। अब मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।